तो बस 2.5 घंटे के अंदर नीतीश कुमार छठी बार बिहार के मुख्यमंत्री बनने वाले हैं, और वो भी अपने 17 साल के पुराने साथी के साथ, यानी बीजेपी की बात कर रहे हैं हम। बिहार में भूचाल लाने वाले नीतीश कुमार आधी रात तक सत्ता के नए समीकरण बनाते रहे। चंद घंटे पहले तक उनके सहयोगी रहे आरजेडी की नींद उड़ चुकी थी। उधर नीतीश नए सिरे से बीजेपी के साथ अपने शपथ ग्रहण की तैयारी कर रहे थे। उधर आधी रात के बाद तेजस्वी यादव सड़क पर शक्ति प्रदर्शन कर रहे थे। पूरी रात पटना की सड़क पर सियासी ड्रामा जमकर चला। लोकतंत्र में सियासत की एक दिलचस्प तस्वीर। आधी रात करीब 2 बजे बिहार में सत्ता की जंग सड़क पर उतर आई। बिहार में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने लोकतंत्र में एक बड़ा दांव चलकर एक पल में बदल दी राज्य और सियासत की तस्वीर। और सियासत के इस शहमात के खेल में तेजस्वी यादव भी आरजेडी और कांग्रेस के 107 विधायकों और पार्टी नेताओं के साथ करीब 250 लोगों का काफिला लेकर आधी रात 2 बजे निकल पड़े राजभवन मार्च पर। सब लोगों को पता है कि बिहार में सिंगल लार्जेस्ट पार्टी आरजेडी है। संविधान के हिसाब से जो परंपरा रही है कि जो सिंगल लार्जेस्ट पार्टी रहता है उनको गवर्नर जो है स्ट्रेंथ के हिसाब से बुलाने का काम करते हैं, खुद ही न्योता देने का काम करते हैं। इस तरीके का मेरे को मोहरा बना करके अपने छवि को जो चमकाने का काम करने की कोशिश कर रहे हैं, ये बिहार की जनता देख रही है। मेरे को मोहरा बना के बीजेपी के लोग, सुशील मोदी जो अपनी राजनीतिक चमकाने का काम कर रहे हैं, ये बिहार की जनता देखने का काम कर रही है। इस निर्दोष को फंसा करके और नाइंसाफी के तहत इन लोगों ने अपने अपने पॉलिटिकल नकारात्मक पॉलिटिक्स को इन्होंने उजागर करने का काम किया है। अपना असली चेहरा इन्होंने दिखाने का काम किया है। और नीतीश जी जो कहते हैं कि उनके कुर्ते पे कोई दाग नहीं है, वो किस मुंह से हमसे एक्सप्लेनेशन मांग रहे थे भाई? किस बात की एक्सप्लेनेशन मांग रहे थे? 302 का मुकदमा और कितनी धाराएं, मर्डर का, अटेम्प्ट टू मर्डर का, आर्म्स एक्ट का, इतने गंभीर आरोप मुख्यमंत्री पे नीतीश कुमार जी पे लगा। उनको तो बिहार की जनता के सामने, देश की जनता के सामने माफी मांगना चाहिए। तेजस्वी के इस राजभवन कूच की कवायद के पीछे थी नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनने से रोकना। जब नीतीश कुमार ने महागठबंधन को धत्ता बताते हुए कल शाम करीब 6:40 पर मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दिया, तो उन्होंने बीजेपी की मदद से अपनी अगली पारी की भी तैयारी कर ली थी। शपथ ग्रहण का वक्त तय हुआ था आज शाम 5 बजे का। हमें जो समय दिया गया था वो 11 बजे का दिया गया था, और आप लोग देखे होंगे, आप लोग इसके साक्षी होंगे। पहले न्यूज में चला कि शपथ जो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का जो होगा वो 5 बजे शाम में होगा। फिर चला कि 11 बजे हम लोगों से राज्यपाल मिलेंगे, वो समय देंगे। फिर थोड़े देर बाद ये खबर चली जब मुख्यमंत्री जी और तमाम बीजेपी के लोग जब अंदर बैठे हुए थे कि 10 बजे शपथ समारोह होने का काम होगा। अब तेजस्वी के सामने सवाल था नीतीश की राह रोकना। सबसे पहले उन्होंने आज सुबह 11 बजे राज्यपाल से मिलने का वक्त लिया। तेजस्वी महागठबंधन को सबसे बड़ा दल बताकर सरकार बनाने का दावा करने की तैयारी कर रहे थे। नीतीश ने तेजस्वी की इस चाल को मात देने के लिए एक और दांव चल दिया। अपना खेल बिगड़ता देख वो रात करीब 1 बजे तक राज्यपाल से चर्चा करते रहे, और आनन फानन में शपथ ग्रहण का वक्त तेजस्वी के राज्यपाल से मुलाकात से 1 घंटे पहले का, यानी आज सुबह 10 बजे का तय हो गया। इसके मायने तेजस्वी भी समझते हैं। जब सुबह 10 बजे नीतीश कुमार मुख्यमंत्री पद की शपथ ले लेंगे, तो फिर 11 बजे उनका राज्यपाल से मिलना बेमानी हो जाएगा। ऐसे में तेजस्वी यादव रात में ही दल बल के साथ राजभवन मार्च पर निकल पड़े। तेजस्वी और उनकी पार्टी आरजेडी की दलील है कि महागठबंधन में बिहार में सबसे बड़ा दल है।
उसके नेता के तौर पर नीतीश मुख्यमंत्री थे। अगर नीतीश मुख्यमंत्री पद पर नहीं रहना चाहते, अगर उन्होंने इस्तीफा दे दिया है, तब भी सरकार बनाने का हक पहले महागठबंधन के पास ही है। महागठबंधन नया नेता चुन सकता है, नई सरकार बना सकता है। जो बोमई जी का, जो जस्टिस बोमई जी का जो कोर्ट है, उसकी भी जिक्र हम लोगों ने करने का काम किया। उसमें साफ है कि जो सिंगल लार्जेस्ट पार्टी है, जो परंपरा रही है, उसमें बुलाया गया है। तेजस्वी के इस राजभवन मार्च से नीतीश के शपथ ग्रहण पर तो कोई आंच नहीं आई, लेकिन बाजी को फिर पलटने का एक और मौका तेजस्वी को मिल सकता है, क्योंकि राज्यपाल ने आज शपथ के अगले ही दिन 28 जुलाई को नीतीश कुमार को सदन में बहुमत साबित करने के लिए भी कहा है। उन्होंने वक्त दे दिया है और 28 तारीख को फ्लोर पे बहुमत साबित करने का वक्त दिया है। बिहार की सियासत की इस सबसे दिलचस्प तस्वीर का एक और दिलचस्प पहलू है। इस पूरे हंगामे के बीच आरजेडी सुप्रीमो लालू यादव तस्वीर से बाहर हैं, क्योंकि उनके सामने कल शाम ही रांची निकलने की मजबूरी थी। आज उन्हें चारा घोटाले से जुड़े एक केस में पेश होना है। अब जिस वक्त लालू यादव रांची की अदालत में पेशी पर होंगे, उसी वक्त पटना में नीतीश कुमार सीएम पद की शपथ ले रहे होंगे। यानी लालू की वापसी के बाद बिहार में सत्ता का ये रण अभी और जलाल पर आ सकता है। सुजीत कुमार झा, पटना, आज तक। तो नीतीश बाबू को छोड़कर सभी की कुर्सियां बदल गई हैं, और जो कुर्सियां बदली हैं वो कैसी दिखेंगे आपको दिखाते हैं पहले विधानसभा में। अब यह है वो विधानसभा जिसके लिए इतनी लड़ाई हो रही थी। ये जो हरी भरी वसुंधरा है, जिसके चित्रकार नीतीश हैं, वो वैसे ही है, लेकिन उनके साथ ये केसरिया रंग आ गया है और लालू थोड़ा दूर चले गए हैं। अब ध्यान से देखें, जेडीयू 71, बीजेपी 53 और कुल आंकड़ा इनका बता रहे हैं 132, 10 ज्यादा जितना चाहिए उससे। लेकिन अगर कांग्रेस और आरजेडी साथ हो जाएं तो भी यह आंकड़ा नहीं पहुंचता है। सुजीत झा इस वक्त हमारे साथ है, हमारे सहयोगी। सुजीत जी, हम बात कर रहे हैं, देखिए अब तो बात बहुत आगे निकल गई है, 132 का दावा किया जा रहा है। लेकिन मैं आपसे एक चीज समझना चाहता हूं, अगर इस समीकरण की बात की जाए, इस आंकड़े की बात की जाए, एक सवाल जो सबके मन में आ रहा है वो ये है कि राज्यपाल की तरफ से आमंत्रित किसको किया जाना चाहिए था, सबसे बड़े दल को या सबसे बड़े गठबंधन को? देखिए, जो संवैधानिक जो नियम है उसके अनुसार तो सबसे बड़े दल को ही आमंत्रित करना चाहिए। लेकिन जिस तरह की घटनाएं घटी, निशांत कल शाम से नीतीश कुमार ने इस्तीफा दिया और उसके तुरंत बाद बीजेपी ने समर्थन कर दिया, उनको अपना नेता मान लिया, तब जाकर ये समझ में आया कि सरकार बनने की तरफ अचानक से एक पहल शुरू हो गई है। आरजेडी ने इस पर कोई पहल नहीं की और जो प्रेस कॉन्फ्रेंस किया लालू प्रसाद यादव ने जब नीतीश कुमार के इस्तीफे के बाद, तो उनके मन में यही था कि महागठबंधन की ही सरकार बने। आप देखेंगे उन्होंने कहा कि आप माइनस नीतीश कुमार माइनस तेजस्वी यादव करके एक नेता चुने, ग्रैंड अलायंस, और उसको सुजीत जी एक चीज बताइए, ये काम जो अगर मुझे पुराना प्रेसिडेंट याद है, अगर मैं गलत नहीं हूं, मैं आपसे एक चीज समझना चाह रहा हूं, अगर पुराना प्रेसिडेंट में अगर उसका एग्जाम्पल लूं तो ये राज्यपाल का विशेषाधिकार होता है। अगर ऐसी सिचुएशन आती है जिसमें एक तरफ बड़ा दल है और दूसरी तरफ बड़ा गठबंधन है, तो वो उनको ये फैसला करना होता है कि कौन सरकार बनाने में सक्षम है और स्थायी सरकार बनाने में सक्षम है, उसी को पहले आमंत्रित किया जाता है। क्या ये बात सही है? देखिए, ये विवेक पे भी निर्भर करता है, लेकिन बोमई का जो बोमई कांड जो हुआ था, बोमई को एक केस जो हुआ था, उस केस के आधार पर यह कहा जाता है कि आप सबसे बड़े दल को पहले आमंत्रित कीजिए, अगर वो उसमें सक्षम नहीं हो पाता है तब दूसरे दल को, जो उससे छोटे दल हैं, उसको आमंत्रित किया जाता है। यहाँ पर ऐसा हुआ नहीं है। जो छोटा दल है, मैं ब्रेक लेना जा रहा हूँ सुजीत जी, इसीलिए ब्रेक लेने जा रहा हूँ, इसीलिए बहुत जल्दी सवाल पूछ रहा हूँ मैं। एक बड़ा सवाल यह है कि आखिर बार बार बमई मामले का हवाला लेकर, उसका जिक्र कर तेजस्वी बोलते हैं कि सबसे बड़े दल को आमंत्रित करना चाहिए था राज्यपाल को। सबसे बड़ी पार्टी होने के बावजूद भी सरकार बनाने का न्योता न मिलने पर आरजेडी खफा है। क्या है ये बम्बई मामला? कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री एसआर बोम्मई तो इस दुनिया में अब नहीं है, लेकिन जब भी सरकार बनाने को लेकर कहीं भी कोई रस्साकसी होती है
तो उनका नाम चर्चा में आ जाता है। बिहार में कल से आरजेडी नेता ऐतिहासिक बम्बई मामले की दुहाई दे रहे हैं। पार्टी कह रही है कि सबसे बड़ी पार्टी होने के नाते उसे बिहार में सबसे पहले सरकार बनाने का न्योता मिलना चाहिए। 11 मार्च 1994 को सुप्रीम कोर्ट ने ऐतिहासिक फैसला दिया था, जिसे बम्बई जजमेंट के नाम से जाना जाता है। कर्नाटक के मुख्यमंत्री एसआर बोम्मई के फोन टैपिंग मामले में फंसने के बाद केंद्र सरकार ने बम्बई सरकार को बर्खास्त कर दिया था, जिसके बाद ये मामला कोर्ट पहुंचा था। सुप्रीम कोर्ट की 9 जजों की बेंच ने बम्बई केस में फैसला दिया कि दुर्लभ हालात में ही किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाने के लिए अनुच्छेद 356 का इस्तेमाल होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने फैसले में कहा था कि किसी भी राज्य सरकार के बहुमत का फैसला राष्ट्रपति भवन की जगह विधानमंडल में होगा। कोर्ट ने कहा था कि राष्ट्रपति शासन लगाने से पहले राज्य सरकार को शक्ति परीक्षण का मौका देना होगा। बम्बई जजमेंट को आधार बनाकर आरजेडी भी यही मांग कर रही है कि बहुमत का फैसला विधानसभा में होना चाहिए और इसके लिए सबसे बड़ी पार्टी को सरकार बनाने का न्योता मिलना चाहिए। जो बम्बई जी का, जो जस्टिस बम्बई जी का जो कोर्ट है, उसकी भी जिक्र हम लोगों ने करने का काम किया। उसमें साफ है कि जो सिंगल लार्जेस्ट पार्टी है, जो परंपरा रही है, उसमें बुलाया गया है। लेकिन राज्यपाल के सामने गोवा की भी मिसाल है। 40 सीटों वाली गोवा विधानसभा में 17 सीटों के साथ कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी थी, लेकिन सिर्फ 13 सीटों वाली बीजेपी को राज्यपाल मृदुला सिन्हा ने सरकार बनाने का न्योता दिया, क्योंकि बीजेपी ने 8 दूसरे विधायकों के समर्थन की चिट्ठी सौंपी थी। यानी राज्यपाल ने सबसे बड़ी पार्टी वाले फॉर्मूले पर जाने के बजाय इस बात पर ध्यान दिया कि कौन सा धड़ा बहुमत साबित करने की स्थिति में है। बिहार विधानसभा के आंकड़े भी आरजेडी के साथ नहीं है। नीतीश ने राज्यपाल को 132 विधायकों के समर्थन की चिट्ठी सौंपी है। इनमें जेडीयू के 71, एनडीए के 58 और अन्य 3 विधायक हैं। उधर तेजस्वी के खाते में सिर्फ 110 विधायक हैं। यानी बहुमत का आंकड़ा नीतीश के साथ है। यही वजह है कि राज्यपाल के लिए फैसला लेना आसान हो गया। आज तक ब्यूरो। एक बड़ी अलग और अजीब सी बात यह है कि 2013 में नीतीश ने बीजेपी से अपना पूरा का साथ जो था वो तोड़ दिया, तब जब प्रधानमंत्री मोदी का नाम अनाउंस किया गया कि वही होंगे बीजेपी की तरफ से प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार। फिर चुनाव हुए बिहार में और डीएनए को लेकर सवाल खड़े हुए और नीतीश ने जवाब दिया, लेकिन आज सब साथ साथ। जीतन राम मांझी पर जुल्म हुआ तो मैं बेचैन हो गया। मुझे लगा अरे मोदी का क्या क्लास है, उसकी तो थाली खींच ली, एक चाय वाले के बेटे की थाली खींच ले, गरीब के बेटे की थाली खींच ले, लेकिन एक महादलित की तो सारी की सारी पूंजी, सारा पुण्य खींच करके ले लिया। भाइयों बहनों, तब मुझे लगा कि शायद डीएनए में ही कोई गड़बड़ है। बिहारियों का डीएनए इतना जबरदस्त है कि आप देख लीजिएगा, एक बिहारी सब पर भारी पड़ेगा। यह हमारा डीएनए, ये इनको पता चल जाएगा जो इन्होंने डीएनए को चुनौती दी। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारी इस खास पेशकश में। आज ये महा कवरेज जारी है, लेकिन 2 घंटे पहले, सिर्फ 2 घंटे पहले शपथ ग्रहण के जेडीयू में बगावती सुर सुनाई देने लग गए हैं। बड़ी खबर इस वक्त आपको बता दें, जेडीयू के एमपी अली अनवर ने कहा है कि मेरी अंतरात्मा नहीं कहती है कि मैं नीतीश कुमार का समर्थन करूं अगर वो बीजेपी के साथ सरकार बना रहे हैं। जेडीयू के एमपी अली अनवर का बड़ा बयान। जेडीयू के एमपी सांसद अली अनवर ने कहा है कि मेरी अंतरात्मा नहीं कहती है कि मैं नीतीश का समर्थन करूं अगर वो सरकार बनाने जा रहे हैं बीजेपी के साथ। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर हम आपको बता दें, यानी सीधे तौर पर अभी इस वक्त ये बड़ी खबर आ रही है। सुजीत झा हमारे साथ हैं। सुजीत जी, मैंने आपसे थोड़ी देर पहले ये सवाल पूछा था कि कितने लोग हैं अंदर से जो विरोध कर रहे हैं, जेडीयू का अपना घर किस तरीके से ठीक है। 2 घंटे पहले ये विरोधी सुर सुनाई देने लग गए हैं। बिल्कुल, और ये होना ही था। और अली अनवर जो कि एक पासमंदा मुसलमान
की राजनीति करते हैं और उनको ये कतई ये मंजूर नहीं होगा कि नीतीश कुमार एक बार फिर से बीजेपी के साथ आए। हालांकि जब अली अनवर जुड़े थे नीतीश कुमार से, उस समय बीजेपी के साथ उनका गठबंधन था, लेकिन गठबंधन टूटने के समय, जिस समय नरेंद्र मोदी का उदय हो रहा था प्रधानमंत्री के उम्मीदवार के रूप में, तो उस समय काफी मुखर हुआ करते थे अली अनवर। और जाहिर तौर पर कि फिर से सुजीत जी, मैं आपको तुरंत देखूंगा क्या कहा अली अनवर ने, अपने दर्शकों को बता दें। अली अनवर ने भी वही ट्रम्प कार्ड खेला जो कल नीतीश ने कहा। नीतीश ने अंतरात्मा की बात की, इन्होंने अपने जमीर की बात की। आइए देखते हैं क्या कहा। सुजीत जी, अब मैं सवाल आपसे यह पूछ रहा हूं कि क्या यही वजह है कि 5 बजे के बजाय 10 बजे शपथ ग्रहण कर दिया गया, क्योंकि बगावती सुरों का जो अंदर से आने का डर है? देखिए निशांत, 5 बजे की जो खबर आई थी उस समय एनडीए की बैठक चल रही थी एक अन्य मार्ग में, और उसी दौरान ये खबर आई कि 5 बजे शपथ ग्रहण समारोह होगा। उसमें ये भी खबर आई देर रात में कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी आएंगे। लेकिन जब ये विधायक, जो एनडीए के विधायक नीतीश कुमार के नेतृत्व में राज्यपाल से मिलने गए, तब अंदर से खबर आई कि ये 10 बजे होगा। एनडीए के नेताओं का कहना है कि ये पहले से तय नहीं था, क्योंकि हमारी बातचीत राज्यपाल से नहीं हुई थी, इस कारण ये 5 बजे हमने तय किया था, लेकिन राज्यपाल से मिलने के बाद ये 10 बजे हो गया। लेकिन आप जो कह रहे हैं कि 11 बजे का टाइम आरजेडी का था और 10 बजे कर दिया गया, तो निश्चित रूप से इसमें कहीं ना कहीं कोई बात जरूर है। और जो बगावती से तेवर की आप बात कर रहे हैं, हो सकता है कि इसमें ये सही भी हो, क्योंकि जिस तरीके से समय बदला गया है और खासतौर पर 10 बजे शपथ ग्रहण समारोह और आरजेडी को 11 बजे का टाइम राज्यपाल की तरफ से दिया जाता है, तो जब शपथ हो जाएगा तो फिर आरजेडी के मिलने का कुछ फायदा होगा नहीं। लेकिन रात में जो आरजेडी ने और तेजस्वी के नेतृत्व में जिस तरह से मार्च निकाला, वो देखने से ये लगा कि काफी आक्रोश था आरजेडी में, और उसी का नतीजा है कि आप देखिए कि राजभवन आज सुबह 8 बजे से फिर से उनके आने की सूचना थी कि 8 बजे से वो लोग धरना देंगे यहाँ पे। लेकिन सुरक्षा व्यवस्था, मैं बोलना चाहूंगा कैमरामैन को, दीपक को, कि दिखाएं कि कितने पुलिसकर्मी यहाँ पर मौजूद हैं, सुरक्षा के कितने इंतजाम किए गए हैं, ताकि कोई भी इस तरह के आरजेडी के या कोई भी कार्यकर्ता यहाँ पहुँच ना पाए। ये भी कहा जा रहा था कि आरजेडी के कार्यकर्ता यहाँ पर इसको ब्लॉक कर देंगे और शपथ ग्रहण के लिए अगर जाते हैं नीतीश कुमार या कोई अन्य, तो उनको रोकने की कोशिश करेंगे। तो सुरक्षा व्यवस्था पूरी यहाँ पर दिख रही है। राजभवन में कोई अवांछित व्यक्ति नहीं है, कोई राजनीतिक कार्यकर्ता इस समय नहीं दिख रहा है। लेकिन अब से 4 घंटा पहले सुबह 4 बजे सुबह तक यहाँ पर राजनीतिक कार्यकर्ताओं की भीड़ लगी हुई थी और आरजेडी के समर्थन में नारे लग रहे थे। और नीतीश कुमार, आप जो बता रहे हैं आरजेडी के समर्थन में नारे लग गए थे, अपने दर्शकों को हम वही दिखाने जा रहे हैं। इस वक्त सुबह सुबह आरजेडी के कार्यकर्ताओं ने, आरजेडी के नेताओं ने जाम लगा दिया है। तस्वीरें हम आपको दिखाने जा रहे हैं। गांधी सेतु पर आरजेडी कार्यकर्ताओं ने यहां पर हंगामा किया। जिंदाबाद जिंदाबाद लालू यादव जिंदाबाद 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 लालू यादव जिंदाबाद 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 होश में आओ नीतीश कुमार, होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ नीतीश कुमार, होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ नीतीश कुमार, होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ लालू यादव जिंदाबाद 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 आई तेजस्वी जिंदाबाद 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 तेजस्वी यादव जिंदाबाद 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 नीतीश कुमार, होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ नीतीश कुमार, होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ चुगलेबाजी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी चुगलेबाजी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। सीधे लेके चलते इस वक्त हमारे साथ हमारे पॉलिटिकल एनालिस्ट हमारे साथ जुड़ चुकी है मनीषा प्रियम हमारे साथ है। मनीषा जी, मैं आपसे जानना चाहूंगा, 2 घंटे पहले जेडीयू के सांसद अली अनवर का यह बयान कि मेरी अंतरात्मा इस बात का गवारा नहीं करती है कि नीतीश बीजेपी के साथ जाएं, अब ऐसा लगता है कि अंदर से बगावती सुर जो हैं वो आने शुरू हो चुके हैं और ये उसका पहली कड़ी है। हाँ, ये मान सकते हैं अली अनवर वो चेहरा है पसमानदा मुस्लिम महाज के
पसमानदा मुसलमान की नीतीश की जो पुरानी राजनीति थी उसमें मुसलमान का समर्थन उनको इसी राजनीति के ज़रिए था। अली अनवर को राज्यसभा में भी पहुंचाने वाले नीतीश कुमार और उनकी पार्टी ही है। इसलिए अली अनवर का ये कहना एक तरह से ऐसा हो सकता था, मुझे इस वक्त तो याद नहीं, लेकिन जो मुस्लिम और यादव एमएलएज हैं नीतीश कुमार के दल में, उन पर लालू यादव का दल दबाव बना सकता था, ऐसी संभावना बन सकती थी। लेकिन संभावनाओं कि किसी भी छोर को अछूता नहीं छोड़ने के लिए, और राजनीति में आप जानते हैं कि कोई क्रिटिकल जंक्चर, कोई भी मौका अगर आप गवा देते हैं तो राजनीति इतिहास नहीं, वो दोबारा नहीं लिखी जा सकती। जो हो गया वो हो गया। तो पॉलिटिकल अपॉर्चुनिटी अगर आप कहें तो पॉलिटिकल अपॉर्चुनिटी का ज़बरदस्त खेल यहाँ हुआ, और एक तरह से नीतीश कुमार ने, सुशील कुमार मोदी ने मिलकर एक पॉलिटिकल प्रिंसिपल इस्टेब्लिश कर दिया कि भले ही राजद के पास सीट्स हों, लेकिन पॉलिटिकल लीडरशिप, वो पॉलिटिकल नेतृत्व बिहार का नहीं दे सकते, और करप्शन एक बड़ा मुद्दा है। तो राजनीतिक रस्साकशी और राजनीतिक अपॉर्चुनिटी दोनों के संगम से नीतीश कुमार की सरकार को आते हुए हम देख सकते हैं। आप जो चीज बता रही हो वाकई में गौर करने वाली बात है, और खासकर ये देखते हुए कि किस तरीके से ये घटनाक्रम इतनी तेजी से हुआ। हम आपको बताना चाहेंगे यहां पर अब से थोड़ी देर में हमारे साथ हमारे एक और खास मेहमान जुड़ रहे हैं, और लेकिन हमारे साथ आलोक मेहता जी भी आने वाले हैं। लेकिन बिहार में सियासी भूचाल लाने वाले नीतीश कुमार चंद घंटे बाद फिर लेंगे मुख्यमंत्री पद की शपथ। अगर घड़ी मिला ली जाए तो 8:08 हो रहे हैं। यह समझ ले कि अब बस कुछ ही घंटे बाद लालू और कांग्रेस के महागठबंधन से नाता तोड़कर नीतीश कुमार फिर मुख्यमंत्री बनेंगे बीजेपी गठबंधन के साथ। सुबह 10 बजे नीतीश के साथ बीजेपी नेता सुशील मोदी डिप्टी सीएम पद की शपथ लेंगे। देश के किसी भी मुख्यमंत्री का शपथ ग्रहण शायद इतना हंगामेदार नहीं हुआ होगा जितना कि आज बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का हो रहा है। एक और नीतीश कुमार महागठबंधन का दामन छोड़ रात भर बीजेपी के साथ अपनी नई पारी की रणनीति बनाने और शपथ ग्रहण की तैयारी में जुटे थे। वहीं तेजस्वी यादव की अगुवाई में महागठबंधन के बाकी बचे साथी आरजेडी और कांग्रेस के विधायक रात भर राजभवन के बाहर हंगामा कर रहे थे। राजभवन से तेजस्वी को सुबह 11 बजे मिलने का वक्त देने के बाद अचानक नीतीश कुमार के शपथ ग्रहण का कार्यक्रम सुबह 10 बजे ही फाइनल हो गया। ये वही बीजेपी दिग्गज सुशील कुमार मोदी हैं, जिन्होंने महागठबंधन में सेंध लगाई और बिहार की सत्ता में बीजेपी की वापसी हुई। नीतीश कुमार की भी घर वापसी हुई। ऐसे में मुख्यमंत्री की कुर्सी नीतीश कुमार के पास फिर आई तो सुशील मोदी को भी इनाम के तौर पर उप मुख्यमंत्री की कुर्सी मिलने का रास्ता साफ हो गया। आनंद फानन में बन रही जेडीयू बीजेपी की सरकार में आज सिर्फ इन्हीं दोनों नेताओं के शपथ लेने का कार्यक्रम है। नीतीश कुमार ने कल शाम करीब 6:40 पर मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दिया था। इसके साथ ही जेडीयू, आरजेडी और कांग्रेस का महागठबंधन भी टूट गया और सरकार भी गिर गई। इस प्रकार की सरकार को चलाने का कोई मेरे सामने कोई आधार नहीं। जब तक चला सकते थे चला दिया। अब मेरे ये स्वभाव और काम करने के तरीकों के अनुरूप नहीं है। लेकिन बीजेपी के समर्थन से नीतीश कुमार की अगुवाई में नई सरकार का पूरा खाका। बिहार में मुख्यमंत्री को छोड़ पूरी सियासी तस्वीर बदल चुकी है और बदल गई है देश की सियासत, क्योंकि केंद्र में मोदी सरकार के खिलाफ सबसे बड़े गठबंधन की बुनियाद बिहार के महागठबंधन से ही पड़ी थी। लेकिन आज वो गठबंधन तार तार हो चुका है। नीतीश कुमार फिर बीजेपी के साथ सरकार बनाने जा रहे हैं। रोहित सिंह के साथ सुजीत कुमार झा, पटना, आज तक। आलोक जी हमारे साथ आ चुके हैं। आलोक मेहता जी सीनियर जर्नलिस्ट हैं और बड़ी ही कहा जाए एकदम सटीक टिप्पणी होती है इनकी। आलोक जी मैं आपसे जानना चाहूंगा, आपने सुना अली अनवर क्या कह रहे हैं?
जो 11 बजे मुलाकात होने वाली थी उसकी जगह आरजेडी की उससे पहले 10 बजे ये कर रहे हैं। क्या नीतीश के लिए आसान होगा ये गठबंधन को आगे चलाना, आगे निभाना? देखिए, इसमें कोई शक नहीं है कि नीतीश जी को जितने बड़े पैमाने पर भाजपा का समर्थन है तो गठबंधन तो चलाएंगे, लेकिन जेडीयू में कुछ ऐसे लोग हैं जो हम पहले भी आपके आज तक पर भी डिस्कशन में भी कह चुके हैं, कई ऐसे विवादास्पद लोग होंगे जिनको लेने में भाजपा के लिए भी थोड़ा एम्ब्रेसिंग हो सकता है। तो नीतीश जी के लिए भी अभी खाली तेजस्वी यादव अकेले होते, जेडीयू मतलब लालू जी के साथ नहीं, तब उसके साथ भी कई नीतीश जी के ऐसे साथी रहे हैं जिन पर भी विवादों के घेरे रहे हैं। अब उनको कैबिनेट में लेंगे नहीं लेंगे तो क्या वो फिर दूसरी शरण में जाकर के एक अस्थिरता पैदा करेंगे? और मैं ये मानता हूँ कि बिहार में ये दुर्भाग्यपूर्ण है, वर्षों से मैंने दशकों से हम देख रहे हैं दल बदल आया राम गया राम जिसको हम कहते हैं। बिफोर 77 भी ऐसा था, आप समझिए 70 के बाद से जो घटना चक्र हम देख रहे हैं, लगातार बीच में थोड़ी स्थिरता दिखाई देती थी और या फिर भ्रष्टाचार दिखाई दिया जो लालू जी के राज में बहुत बड़े पैमाने पर। तो उसके बाद अब स्थिति ऐसी है जो बड़ी ही कांटों पर चलने वाला, जिसको कहते हैं अंगारों पर चलने का खेल। निशान जी, आप तो मध्य प्रदेश को जानते हैं, वहाँ पर अंगारों पर चलने का भी होता है, कुछ और भी होता है। सो वो अंगारों पर चलने जैसा तो होगा ही बिहार में, जो भी नेतृत्व तो इस समय संभालेगा। ये बड़ी एक मुश्किल है, क्योंकि जिस तरह से उन सबको लेना, कल तक थोड़े से बीजेपी में भी कुछ लोग ऐसे होंगे जो उनको गले उतरने में उन लोगों को साथ लेना, जैसे अली अनवर का भी आपने बाइट दिखाया। अली अनवर मान लीजिए जेडीयू में रहे हैं और बहुत पुराने पत्रकार भी रहे हैं वो, तो उनका दुखी होना ऐसे। अच्छा आलोक जी, मैं एक चीज जानना चाहूंगा। यहाँ पर हमारे साथ शहनवाज जी भी आ चुके हैं। शहनवाज जी, स्वागत है आपका। आपके चेहरे की मुस्कुराहट जो है वो बता रही है कि आज खुश तो बहुत हैं आप। और लेकिन अब मेरा एक सवाल है, और राजनीति में ब्रेक पर जाने से पहले ये सवाल मैं आपसे पूछूंगा। सोनिया जी ने कहा था कि मेरी अंतरात्मा कहती है कि मुझे प्रधानमंत्री नहीं बनना चाहिए, उन्होंने अपनी अंतरात्मा की बात सुनी। मीरा कुमार कहती हैं कि मैं चाहती हूं कि अंतरात्मा की आवाज सुनकर सब लोग मुझे वोट दें। नीतीश कुमार कहते हैं कि मैंने अपनी अंतरात्मा की आवाज सुनकर कहा कि यह गठबंधन नहीं चलेगा। अली अनवर कहते हैं कि मेरा जमीर कहता है कि ऐसा नहीं होना चाहिए। यह अंतरात्मा का जो पैराशूट पकड़ा जाता है, ये कैसे मौके बेमौके बदलता रहता है, ये मैं जानना चाहूंगा एक छोटे से ब्रेक के बाद। सीधे चलते हमारे खास मेहमान हमारे साथ हैं, शहनवाज जी भी हमारे साथ हैं, राजीव रंजन जी जेडीयू से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अब शहनवाज जी मैं आपके पास आ रहा हूं, लेकिन राजीव जी मेरा एक सवाल है। 2 घंटे पहले शपथ ग्रहण के अली अनवर कहते हैं कि मेरा जमीर नहीं कहता कि नीतीश जी को बीजेपी के साथ जाना चाहिए। मेरा सवाल आपसे यह है, जेडीयू में अभी तो गठबंधन बना है, सरकार बनी नहीं है, विरोध के स्वर निकलने लग गए हैं, आगे आगे क्या होगा? देखिए, अली अनवर साहब पार्टी के जरूर वरिष्ठ नेता हैं, लेकिन आज जो निर्वाचित विधायकों का जो उत्साह है और जिस तरह से बिहार की 11 करोड़ जनता के वोट से जीते हुए एमएलएज ने नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में आस्था व्यक्त किया है, उससे बिल्कुल साफ है। सर यही सवाल है, आपके 71 में से कितनों में उत्साह है? जो बिहार के जी देखिए, वो तो आपको सामने दिखेगा जब हम लोग विश्वास मत हासिल करने आएंगे। एक बात का यकीन जरूर कर लीजिए कि बिहार की जनता ने नीतीश कुमार जी के चेहरे पर मुहर लगाई है, और वो चेहरा इतना बड़ा है पार्टी छोटी होने के बाद भी, जिसने भ्रष्टाचार, शुचिता और पारदर्शिता के सवाल पर कभी जीवन में समझौता नहीं किया है। एक मिनट सर, समझौते के आधार पर मैं आपके ऊपर फिर आ रहा हूं। नैतिक अगर बात समझौते की की जा रही है, अगर बात समझौते की जा रही है, तो शहनवाज जी मेरा सवाल आपसे है, ये वही नीतीश जी हैं जो 2013 में मोदी जी का नाम सुनकर पूरी तरीके से बिलख गए थे, छोड़ चुके थे, अलायंस तोड़ चुके थे। आज उनकी अंतरात्मा कुछ और आवाज देती है। यह अंतरात्मा का पैराशूट अक्सर अवसर देखते ही खुल जाता है। आपका रिएक्शन इस पर? नहीं, नीतीश कुमार जी ने नरेंद्र मोदी जी के कई विषय पर साथ न रहते हुए भी साथ दिया है। डिमोनेटाइजेशन पर साथ दिया, जीएसटी पर साथ दिया, सर्जिकल स्ट्राइक पर उन्होंने खुलकर प्रशंसा की। जब प्रधानमंत्री जी पटना गए थे तो उनकी शराबबंदी की उन्होंने खुलकर तारीफ की थी।
तो जो विषय होते हैं राजनीति में, तो आप ये कहना चाह रहे हैं कि भ्रष्टाचार ये नींव बहुत पहले रखी जा चुकी थी नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में? नहीं, मैंने कहा, जब कहा कि इन बयानों के बाद जब आपने कहा कि फिर कैसे करेंगे, तो पहले से वो भी कई विषय पर मतभेद, राजनीति अलग अलग पार्टी है, अलग अलग विचार रहते हैं, तो अलग अलग पार्टी में एक ही विचार की पार्टी तो नहीं होती। हमारी विचारधारा, उनकी विचारधारा, लेकिन राष्ट्रीय मुद्दों पर एक साथ कई मुद्देबार रहे। और मैं कह सकता हूं कि जिस तरह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भ्रष्टाचार के खिलाफ एक बड़ी लड़ाई, एक बड़ी जंग लड़ रहे हैं और भ्रष्टाचार को जड़ मूल से खत्म किया जाए इसका प्रयास कर रहे हैं। जब नीतीश कुमार जी करप्शन के खिलाफ एक लड़ाई लड़कर बाहर आए हैं तो हम उनको अकेला नहीं छोड़ सकते, और इसलिए हमने साथ दिया है, क्योंकि करप्शन के खिलाफ जो लड़ाई लड़ता है उसके साथ हम खड़े रहते हैं, और वो हमारे पुराने साथी रहे हैं। मतभेदों को अगर बताएंगे, पुराने बयानों को बताएंगे, तो नीतीश कुमार जी और लालू यादव जी तो इमरजेंसी में लाठी खाई थी, फिर भी कांग्रेस के साथ गए थे, जेल भी गए थे, वो बिल्कुल सही कहा, वीसा में बंद रहे थे, तो वो एक विषय अलग था। लेकिन अभी ये है, भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के मन में बिहार की 11 करोड़ जनता से बहुत प्यार और स्नेह है, और बिहार का विकास बाधित हो रहा था, तो लगा एक अच्छी सरकार हो जो बिहार विकास के रास्ते पर आगे जाए। और भारतीय जनता पार्टी की पुरानी एलाई जदयू रही है, फिर से वो हमारे साथ आ रहे हैं। ये जो आप बात कह रहे हैं, ये बात तो बिहार के हर एक को समझ में आ रहा है कि एक नेचुरल अलायंस, एक नेचुरल अलाई की बात की जाए, एक नेचुरल पार्टनर की बात की जाए, तो बिहार में जेडीयू बीजेपी का वो नेचुरल अलाई के तौर पर ज्यादा दिखाई देता है बनस्पत किसी और के। आप सभी के पास हम वापस आ रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। बने रहिए हमारे साथ, ये महाकवरेज जारी है हमारी। लेकिन 2 घंटे पहले अली अनवर जो जेडीयू के सांसद हैं, उन्होंने कहा है कि मुझे ये गठबंधन पसंद है।